सेंस भी कह रही है और आप भी ये समझ पा रहे हो, कैप एंड बी कैप यानी ए एक्स आई कैप इस पूरे के साथ हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। हम ऑलरेडी वेक्टर की 4 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है वेक्टर्स के ऊपर, और जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग वेक्टर का किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी स्केलर के साथ साथ जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर को वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी इसी चीज़ पे डिवोटेड रहेगी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग इसमें, और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। और ये पार्ट इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वाला जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन जो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वो स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी वेक्टर को। आज हम लोग सीखेंगे कि एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन इज जिसको हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन को बोल दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है जिसको हम बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अदर मेथड इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों ही तरीकों से एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है, और जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल दिया जाता है। क्या होता है, कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का, वो सीखते हैं। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट को भी क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पूरी की पूरी स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी हमारी पूरी की पूरी होगी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तो शुरू करते हैं स्केलर। तो चलिए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है दो वेक्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। पहले इसके डेफिनेशन पे जाते हैं कि डेफिनेशन से क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मेरे पास इन जनरल कोई दो वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मान लेते हैं कि उनके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। लेट्स कंसीडर ए वेक्टर, लेट्स कंसीडर हियर एनी बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ओके, अब वो कह रहा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा या इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बारे में उसके डेफिनेशन में लिखा है इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। तो इसको लिखा कैसे जाता है, एक बार लिखने का तरीका सीखते हैं कि ए डॉट बी या ए का स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ कैसे लिखा जाता है। उसको लिखने का तरीका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब आगे उसके डेफिनेशन में जो फॉर्मूला छिपा हुआ वो लिखते हैं। वो कह रहा है तीन चीजों का प्रोडक्ट है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड कॉस ऑफ थीटा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगाया जाएगा, और इसी फॉर्मूले की अलग अलग चीजें मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ए का बी के साथ एंगल थीटा है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। पहले नंबर पे आएगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड, और फिर थीटा का जो है आपको साइन ले लेना है। इन तीन चीजों के प्रोडक्ट को बोल दिया जाता है किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब एक बार इसके नाम पे आते हैं कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट बोलने का कारण यह है कि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है या दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस टेक्निक से, तो उसका जो आंसर है वो एक स्केलर नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसका आंसर एक स्केलर आएगा, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर होगा, कोई नंबर होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी एक नंबर होगा, और यहाँ पे जब थीटा पुट कर दोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू भी एक रियल नंबर आएगी। यस और नो।
ठीक है। तो इसीलिए दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, डॉट इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉट लगा दिया जाता है जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे कि उसको क्रॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि तब लिखा जाता है ए वेक्टर, ये जो क्रॉस का सिंबल होता है वो लगा दिया जाता है बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूले को। अभी इस फॉर्मूले के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर हमें कहाँ कहाँ पे ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक एक चैप्टर डिवोटेड है इसी चीज के ऊपर। जैसे हम वर्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो सारा का सारा चैप्टर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या उन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल आपको दूंगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटीज आ रही हैं, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, वो किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही हैं। ठीक है, जो सबसे पहली क्वांटिटी मुझे याद आ रही है दैट इज डन बाय अ फोर्स, दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, जब भी कोई फोर्स कुछ वर्क डन करती है तो वो वर्क डन नाम की जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आपने इसके ऊपर लेट से इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करी या किसी एंगल पे भी अप्लाई करी, कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल किसी एंगल वाला केस लेते हैं जो कि ज्यादा जनरल केस होगा। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में एफ वेक्टर फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, और फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, लेट्स से थीटा। ठीक है, इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक मूव करवाया और ए से लेके बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी एस। तो ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर, या फिर इसको मैं बोल दूंगा एस वेक्टर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं जिसको बोल देते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने वर्क डन बोला। होता क्या है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट सीखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी फोर्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन कैलकुलेट करना चाहेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सो दैट कि हम किसी फोर्स के द्वारा किए जाने वाले काम का वैल्यू पता कर पाए। ठीक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये भी हम सेम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। दोनों के डॉट प्रोडक्ट से पावर नाम की एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी और है जो हम लोग क्लास 12th में सीखते हैं जिसको हम बोल देते हैं फ्लक्स। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं जिसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और या इन जनरल फ्लक्स बोलना चाहिए वैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक और हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्वांटिटीज भी दोनों हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको लिखा जाता है फाई, उसका सिंबल है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में ई लिख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में अगर हम लोग उसके बी लिख देते हैं तो ये बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नाम रखे हुए हैं। लेकिन फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है वो वाला फील्ड, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है एरिया वेक्टर के साथ। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोल देते हैं फाई बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो मैंने खैर आपको 3 एग्जांपल दिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप जाके आगे जाके देखेंगे, नए नए जब हम चैप्टर आगे इंट्रोड्यूस करेंगे आप देखेंगे कि हर जगह कहीं डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, या किसी ना किसी तरीके से वेक्टर्स के रिजल्ट को यूज किया जा रहा है। क्योंकि क्वांटिटीज तो हमने वेक्टर्स के साथ ही डील करना है, जिन भी क्वांटिटीज के साथ डील करना है, स्केलर वेक्टर, तो पता तो होना चाहिए ना कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उनमें से जो पहला मेथड है वो आज हम लोग सीख रहे हैं जिसको बोलते हैं
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये 3 एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बता दिए। इन तीनों एग्जांपल में आपने देखा कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स नाम की जैसे वेक्टर क्वांटिटी, किसी डिस्प्लेसमेंट नाम की वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स नाम की वेक्टर क्वांटिटी, किसी वेलोसिटी नाम की वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नाम की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एरिया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कहाँ कहाँ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट छुपा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज से ही हल होंगे आपके। जब भी आप नीट जेईई के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आज सिंपल क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने के बाद हम लोग कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि JEE के या फिर नीट के क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो तब हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कल वाली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब एक बार समझ लीजिए कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि आप ए वेक्टर का डॉट चाहे बी के साथ ले लीजिए या फिर बी वेक्टर का डॉट चाहे ए के साथ ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ए वेक्टर का बी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो तरीका क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। तो आपको ये हमारी कॉमन सेंस भी कह रही है और आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि जब मैं ए का डॉट बी के साथ ले रहा हूं, इधर सारे नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कुछ ऐसा से तो होगा। तो चाहे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लीजिए, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है ना, आंसर तो सेम आएगा। तो यही हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आप ए का डॉट चाहे बी के साथ ले लीजिए, चाहे बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी बोला कि आप फोर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहे वेलोसिटी के साथ ले लीजिए, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट चाहे फोर्स के साथ ले लीजिए, आंसर पावर ही आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा या कुछ और आंसर आएगा। अंडरस्टैंड। तो ये डॉट प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। आप ए का डॉट बी के साथ ले लीजिए, चाहे बी का डॉट ए के साथ ले लीजिए। ठीक है, अगली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपके पास कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब एक और वर्ड यूज किया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में या बुक्स में, टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वर्ड का भी सेम मतलब है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये है एक ए वेक्टर और ये है एक बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों के बीच में ये जो थीटा है, दिस थीटा इज 90। ठीक है, अब खुद सोचिए अगर मैं इन दो वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर है इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट करूंगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, और जैसे ही थीटा की जगह 90 पुट करोगे cos 90 इज 0, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 अगर वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में हम आज भी यूज करेंगे इस रिजल्ट को। याद रखेंगे दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, ये दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास वेक्टर ए लाइक दिस और एक है वेक्टर मेरे पास ये लाइक दिस। अब आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में भी, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होता है 0। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होता है 0 अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी जैसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अगर 0 डिग्री है तो उस केस में दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ए बी। तो मैं बोलूंगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 90 पे तो 0 है, लेकिन जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 0 है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर आता है उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको बोल दिया जाता है मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगली चीज,
मान लीजिए मेरे पास जो दो वेक्टर हैं वो हैं तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए इस साइड है और एक वेक्टर बी इस साइड है। अब इनके बीच का जो एंगल देखा जाएगा दैट एंगल इज 180। तो हम इसको बोल देंगे कि इस केस में दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसका आंसर आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, इसको बोल दिया जाता है जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर, इनको एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं, या दो पैरेलल वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। इसको बोल दिया जाता है मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो दो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, या कब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ये प्रॉपर्टी वर्क डन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लॉइट की जाती है। वर्क डन कब पॉजिटिव आएगा, वर्क डन कब नेगेटिव आएगा, वर्क डन कब जीरो आएगा, है ना। अगर थोड़ा सा आप गेस कर पा रहे हो, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180, तो उस केस में मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये होगी हमारे पास ऑलमोस्ट हमने चार प्रॉपर्टीज की बात कर ली। एक बार जल्दी से इनको देख लीजिए, चारों ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का डॉट बी के साथ लीजिए या बी का डॉट ए के साथ लीजिए, आंसर सेम आता है। या फिर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पॉजिटिव भी हो सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, मान लो मैं किसी वेक्टर का डॉट उसी के साथ ले रहा हूं, मैं किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के खुद के साथ ले रहा हूं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हम इसको लिखेंगे जो जनरल फॉर्मूला हमारा ए बी कॉस थीटा से, इसमें क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड की जगह फिर से ए का मैग्नीट्यूड और कॉस। अब देखिए ए का एंगल खुद के साथ तो जीरो ही होता है ना, किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल जीरो होगा तो दैट इज कॉस जीरो। तो वी गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड स्क्वायर। याद रखेंगे सब लोग इस चीज को, सॉरी बी नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे ए वेक्टर। ओके, तो किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये चीज ध्यान से देख लीजिए सब लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सटेंड करना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके से एक नया वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका डॉट मैं लेना चाह रहा हूं लेट्स से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, एक मिनट, इसका डॉट मैं लेना चाह रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। मतलब यही हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर है, उसका डॉट खुद के साथ लेना है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका मॉड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी कई क्वेश्चन में यूज की जाएगी, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ होता है, इसका मतलब ये है। सिमिलरली अगर बीच में माइनस साइन भी होता तो क्या हो जाता, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट अगर आप खुद उसी के साथ लोगे तो वो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने अभी डिस्कस करी हैं, एक बार जल्दी से देख लेंगे इन सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कभी कभी क्वेश्चंस में यूज की जाती है और ये वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड ना देके वेक्टर इन जनरल अपना एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट की फॉर्म में दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया उसने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और एक बी वेक्टर आपको दे दिया लेट्स से बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब उसने बोला इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना होगा। ना तो मुझे सीधा डायरेक्ट खैर मैग्नीट्यूड तो पता कर लूंगा, ना ही इनके बीच का एंगल दिया, और जब तक मुझे एंगल नहीं पता तो डॉट प्रोडक्ट वाला जो एक्चुअल फॉर्मूला वो लगा पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इनके लिए हम इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट्स का सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्लस
इनके कॉरस्पॉन्डिंग y कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस इनके कॉरस्पॉन्डिंग z कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। एक टेक्निक तो हो गई, एक टेक्निक तो सीधी डायरेक्ट टेक्निक है जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे। लेकिन मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं आपको, और अब बोला है कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कॉरस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और कॉरस्पॉन्डिंग जेड कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यहां से एक और चीज निकल के सामने आई कि सिंपली हुआ तो ये है ना कि ए डॉट बी किया गया है, तो इस पूरे वेक्टर को इस पूरे वेक्टर के साथ डॉट से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर सिर्फ 3 टर्म ही क्यों आई, क्योंकि जब ए एक्स आई कैप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसमें तो आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप डॉट के कैप, तो वो सारी टर्म्स खत्म कैसे हो गई। ठीक है, अब इससे एक और नई प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसा हमने बोला कि आई कैप डॉट आई कैप वाली टर्म तो आ गई, ठीक है, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप वाली टर्म्स नहीं आई, मतलब मैंने उनको जीरो बोल दिया, को भी जीरो बोल दिया और इसको भी जीरो बोल दिया, और इसको मैंने रखा है, इसको बोला है 1। अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा अपने नोट में, बोला कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का या दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। मान लो जैसे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि इस तरफ अगर एक्स एक्सिस है, इस तरफ अगर वाई एक्सिस है, और इस तरफ अगर जेड एक्सिस है, तो तीनों के अपने अपने यूनिट वेक्टर होते हैं। इस तरफ होता है आई कैप, इस तरफ होता है जे कैप, और इस तरफ होता है के कैप। एंड यू नो वेरी वेल कि तीनों के तीनों को बेस वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी बोल दिया जाता है। ऑर्थोगोनल बोलने का कारण यही है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब मैं आई कैप डॉट आई कैप कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस जीरो, कि आई कैप का आई कैप के साथ कितना होगा, जीरो। ठीक है, एंड क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो इसलिए मेरे पास आ रहा है आई कैप डॉट आई कैप इज 1। सिमिलरली आएगा जे कैप डॉट जे कैप इज 1, सिमिलरली आएगा के कैप डॉट के कैप इज 1। एंड अब एक चीज और करके देखते हैं, आई कैप डॉट जे कैप करके देखता हूं, तो उस पर सेम फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस। अब देखिए आई कैप का जे कैप के साथ एंगल कितना है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब आई कैप का जे कैप के साथ एंगल कितना होगा, 90, तो cos 90 तो जीरो होता है, इसलिए आई कैप डॉट जे कैप इज 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप इज 0, सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप इज 0। ठीक है, किसी भी यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट किसी भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट देखोगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, क्योंकि यूनिट वेक्टर खुद के साथ तो अपने खुद के साथ तो 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1। एक बार देख लेंगे सब लोग ध्यान से। इसीलिए इन टर्म्स में क्या हुआ कि जब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया गया होगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर के साथ एक बार सिंपली मल्टीप्लाई किया होगा, और मल्टीप्लाई करने पे देखा कि पहला टर्म आ रहा था ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, दूसरा टर्म आ रहा था ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, बट आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, या इनका जो उल्टा भी होगा, सब क्या होते हैं, 0। तो टोटल 9 टर्म चाहिए थी, लेकिन 9 में से कितनी कर पाई, 3, क्योंकि ही टर्म्स में आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप आ रहा था। बाकी सभी जो 6 की 6 टर्म थी क्रॉस टर्म्स आ रही थी, यानी आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, या जे डॉट के या के डॉट जे, ऐसी वाली टर्म्स आ रही थी। सारी की सारी टर्म क्या हो गई, 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर ये दो ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, तो ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको अपने नोट ए कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट आई कैप हो, सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप हो या के कैप डॉट जे कैप हो, दैट इज 0, एंड के कैप डॉट आई कैप हो या आई कैप डॉट के कैप हो, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल 6 टर्म है जो
इस वाले में मैंने 0 करी है। क्यों 0 करी है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं दिया, ठीक है। और 3 टर्म्स हैं जो इसमें से सर्वाइव करी हैं, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड डॉट टी कैप, ये वाली टर्म सर्वाइव करी है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन से निकली। कई बार क्या होता है कि आप तो कुछ इस फॉर्म में दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ए वाई जी कैप, तो बी वेक्टर एक और वेक्टर दे दिया विच इज ऑल्सो गिवन टू यू लाइक दिस बी एक्स आई कैप, ये इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर देना, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दे दिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, और बोल दिया फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी आपको एंगल फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको कॉस थीटा फाइंड करना है, और कॉस थीटा फाइंड करने का तरीका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये खैर डेफिनेशन से ही निकला हुआ फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये। इसका जो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल डेफिनेशन है ए डॉट, वहीं से निकला हुआ ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करके लिख दिया है। जब इसको फाइंड करना तो मतलब आपको ए डॉट बी फाइंड करना का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप थीटा कितना है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है डॉट प्रोडक्ट से पूछे जा पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी जो प्रॉपर्टी का हमने डिस्कशन किया था उसी पे ही पहला क्वेश्चन आ गया कि दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल फाइंड करिए। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। और कॉस थीटा फाइंड करने के लिए जल्दी से ये फॉर्मूला देखिए और नोट करिए और खुद से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद से अटेम्प्ट करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है, फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके साथ मैच करेंगे। तो कॉस थीटा निकालना है, क्या करना है, ए डॉट बी, और वेक्टर कुछ इस फॉर्म में दिए हैं, और इस फॉर्म में जब वेक्टर दिए होते हैं तो ए डॉट बी कैसे लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई प्लस कॉरस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉरस्पॉन्डिंग जेड कंपोनेंट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और नीचे तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 2 से 3 चीजें चाहिए। एक तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, एक बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ए का डॉट प्रोडक्ट चाहिए बी के साथ। सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि ए का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ बी के साथ, ठीक है। ए वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लेना चाहता हूँ, तो देखिए इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 1, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है -1, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, फिर प्लस का साइन। फिर देखो इसका वाई कंपोनेंट क्या है 2 और इसका वाई कंपोनेंट क्या है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का 2, सिमिलरली फिर प्लस का साइन। अब इसका z कंपोनेंट देखिए क्या है -1 और उसका z कंपोनेंट देखिए क्या है -2, तो -1 इंटू -2 दैट इज 2 प्लस का 2। तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा हमारे पास 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। तो मेरे पास बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। के मैग्नीट्यूड्स भी चाहिए थे। अब कहूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमारी सेकंड और थर्ड क्लास में हमने सीख लिया था, दूसरी और तीसरी क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं। देखिए क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस इसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। सो वी विल गेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज √6, ठीक है। ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालें सेम टेक्निक से, वो भी देख लीजिए क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 2 दैट इज √6, ये भी √6 यूनिट आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सब निकाल ली हैं, जो रिक्वायर्ड था सब निकाल लिया है। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए था, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए था और ए डॉट बी चाहिए था कॉस थीटा निकालने के लिए। सब हम लोग निकाल चुके हैं। अब मैं सिंपल फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ जो भी एंगल निकालने के लिए बताया था, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, है ना। और सब कुछ निकाल चुके हैं। ए का मैग्नीट्यूड देखिए कितना आ रहा है 3 डिवाइड बाय सॉरी ए डॉट बी कितना आ रहा है 3, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है
6 मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √6 ना, √6 को √6 से करोगे तो आ जाएगा 3/6, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/2, और किस थीटा की वैल्यू के लिए cos थीटा का वैल्यू 1/2 आता है? 60 के लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का यूज करके सिंपली दो वेक्टर के बीच का एंगल पता कर लिया। ओके, एक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब मैंने बोला था सेकंड, आई थिंक प्रॉपर्टी थी हमारी, सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी, जब मैंने बोला था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने? उसने कहा प्रूव दैट द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने कहा है कि इनको प्रूव करिए कि परपेंडिकुलर हैं। भाई प्रूव करने के लिए सिंपल चीज है कि अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या शो करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 शो करना है। ठीक है, ठीक है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अगर ये 0 आ गया तो बोल देंगे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो निकालते हैं। ए वेक्टर मुझे दे रखा है, एक बार ए वेक्टर मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे को दे रखा है आई कैप +2 जी कैप +3 के कैप। सिमिलरली नेक्स्ट मुझे बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप -1 जे कैप प्लस के कैप, नहीं है तो उसको 0 के कैप ले लेते हैं। अब अगला काम, ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी निकालने के लिए फिर से याद रखेंगे मेरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉरस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे है 2, तो 2 × 1 दैट इज 2। फिर प्लस का साइन, उसके बाद आ जाएगा वाई कंपोनेंट्स का क्या है? 2, इसका क्या है? -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है, फिर ये तो 0 हो गया, तो +2 ये सब 0 हो गया। तो मेरे को दिख रहा है कि ए डॉट बी अगर 0 आता है दो वेक्टर का, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना था। अगर 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर मेरा वाला जो सोल्यूशन आएगा उसके साथ मैच करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक स्केलर लिख रखा है लैम्डा, कहता है इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो सो दैट, ये एक वेक्टर दे रखा है और ये एक वेक्टर दे रखा है, कह रहा है कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा समझिए। उसने कहा इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड करिए जो कि आपको क्वेश्चन सॉरी वेक्टर ए के अंदर दिख रहा है, और ये भी बोल दिया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो मैं यही करता हूँ, पहले ए वेक्टर लिखता हूँ। ए वेक्टर इज 2 आई कैप लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और मेरे पास बी वेक्टर है 4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, कह रहे हैं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? भाई 0 होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। अभी सीखते आ रहे हैं, से 4 स्लाइड में यही बात कर रहे हैं बार बार कि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, सॉरी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का या दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो मैं वही 0 देता हूँ। ए का डॉट बी के साथ लो, और ए का डॉट बी के साथ कैसे लेते हैं? अभी सिखाया, कंपोनेंट फॉर्म से। कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉरस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस कॉरस्पॉन्डिंग जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन। सो करिए मल्टीप्लाई, 2 × 4 दैट इज 8। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे देखिए वाई कंपोनेंट क्या है इसका? लैम्डा, जो कि हम पता करना चाह रहे हैं। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -2 लैम्डा। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ तो 1 है, यहाँ -2 तो कितना आ जाएगा? -2 = 0। यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास -2 लैम्डा प्लस 6 = 0, -2 लैम्डा -6 दैट इज 2 लैम्डा = 6 और लैम्डा = 3। तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो एक का क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी एग्जाम में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर आर 3 and 4, कह रहा है कि दो वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और बोल रखा है कि एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट 6, कह रहा है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो आंसर दे रखा है ए डॉट बी का 6 दे रखा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है? एक ले लेते हैं ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, एक ले लेते हैं बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 4, और बोल रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो दे रखा है आपको
6 और कह रहा है कि थीटा फाइंड करिए या सिंपली कॉस थीटा फाइंड करिए। तो कॉस थीटा फाइंड करने का भी पीछे फॉर्मूला लिखा था, कॉस थीटा इज सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए दे रखा है उसने, ए का सॉरी ए डॉट बी दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 6, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है 3 एंड 4, सो दिस इज 3 एंड 4, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए ये बन जाएगा 6/12, कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू किस एंगल के लिए 1/2 होती है? थीटा की वैल्यू 60 के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो थीटा निकालने के मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए, एक तो ये कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हो इन कंपोनेंट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यही था, ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो, फिर थीटा पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिए, सिर्फ इतना बता दिया कि ए का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट इतना है, तब बताइए थीटा कितना होगा। तो दो क्वेश्चन इस चीज के ऊपर हो गए हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा इफ यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट दिस, मतलब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए कैप एंड बी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ठीक है, ये हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करते टाइम। अब इसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। अच्छा, प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, वो जब यूज होगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने किसी रिलेशन को ट्रांसफॉर्म किया, कि मुझे दिख रहा है क्योंकि आएगा तो कॉस लेकिन बना रखा उसने साइन, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा इसमें ना। ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का इस तरीके से मॉड दिया, आप क्या करिए, दोनों साइड सॉरी सिंपली इसका मॉड स्क्वायर से शुरुआत करिए। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करिए, आगे भी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा मॉड स्क्वायर से करिए। अब मॉड स्क्वायर का सिंपल मल्टीप्लाई का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए कैप माइनस बी कैप का डॉट ए कैप माइनस बी कैप के साथ। ये प्रॉपर्टी मैं आपको दोबारा देता हूँ, जब मैंने ये बताई थी और मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज की जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। मैंने बोला था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले रहे हैं, और यहाँ पे वही प्रॉपर्टी दोबारा यूज की जा रही है। एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन में उसी प्रॉपर्टी को मैंने लगाया है। देखिए मैंने क्या किया, मुझे ये प्रूव करना था कि ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का, या सॉरी ए यूनिट कैप ए कैप का माइनस बी कैप का जो मॉड है वो इस चीज के बराबर है। तो मैंने शुरुआत इस क्वेश्चन की स्क्वायर से कर ली, क्योंकि मुझे पता है जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एज इट इज लेके चलेंगे साथ साथ। एंड में मुझे क्योंकि ए कैप माइनस बी कैप चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है मैं उस साइड भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ए कैप का इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस बी कैप का इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखिए कैसे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ए कैप डॉट विद ए कैप माइनस बी कैप। सिमिलरली माइनस बी कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग इस पूरे के साथ, दैट इज ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट ए कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर से माइनस बी कैप डॉट ए कैप। ये वाला जो स्टेप है, बी का डॉट लिया मैंने ए के साथ, देन माइनस माइनस प्लस, दैट इज बी कैप डॉट बी कैप। ओके, ए का डॉट ए के साथ, ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ, मतलब वो ए वेक्टर का मॉड स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे पास, ए कैप का मॉड स्क्वायर माइनस। अब एक चीज और यहाँ से नोट करेंगे, फिर से होगी यहाँ पे, जो बोला था कि डॉट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसका मतलब ये बन जाना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या सॉरी ए कैप डॉट बी कैप, दो गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही तो हैं, तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली बी कैप डॉट बी कैप क्या बन जाएगा, बी कैप का मॉड स्क्वायर। और क्वेश्चन की पहले वाली लाइन पढ़िए, क्या बोला है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। और इस साइड एज इट इज चलता आ रहा है हमारे पास ए कैप माइनस बी कैप का
मॉड स्क्वायर। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। मेरे पास आ गया यहाँ से ए कैप माइनस बी कैप का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड बना है हमारे पास, एक बार देखते हैं। हमारे पास बना है 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, अब बोल रखा है कि ए कैप डॉट बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा हम निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। यहाँ पे चीज मैंने लगाई है दैट इज ए कैप डॉट बी कैप का जो डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला है वो आ जाएगा ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अब देखिए ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड फिर से आ गया, ये फिर से कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वी गेट ए कैप माइनस बी कैप का मॉड स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पॉज करते हैं और इस चीज का वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, ये जो कॉस थीटा है। एक हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कॉस के साथ यहाँ पे 2 थीटा है तो साइन में उसी एंगल का हाफ हो जा रहा है ना। यहाँ पे 2 थीटा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, थीटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो फिर ये हो जाता है। ये जो कॉस थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 1, ये माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आपको दिख रहा है कि कैसे कॉस साइन में बदला है। तो क्वेश्चन में जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो उस राह पे हम बढ़ चुके हैं आगे। अब आगे लिखते हैं ए कैप माइनस बी कैप का मॉड स्क्वायर, ए कैप माइनस बी कैप का मॉड स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कितना 2 इंटू 2 दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड यहां से आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास जो चीज मैं प्रूव करना चाहता था वो हो जाएगी, दैट इज ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। जो चीज हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने कर दी है। ठीक है, यही करना चाहते थे। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आप आगे आने वाले टाइम में करेंगे जिनमें इस तरीके से दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन के मॉड स्क्वायर से शुरुआत करेंगे। मॉड स्क्वायर से शुरुआत करके आप धीरे धीरे देखेंगे आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से सारी ही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, या दो परपेंडिकुलर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, वो सारी प्रॉपर्टी सभी क्वेश्चन में यूज हुई है। ठीक है, तो आने वाली क्लास के अंदर हम लोग, कल वाली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं। ओके, और कल वाली क्लास में मिलते हैं। आप डॉट प्रोडक्ट के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपको मिले उनको हल करने का ट्राई करें और फिर अगली वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।